नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 2। लेसन हमारा क्या है? विलेन है। विलेन में हमने लगभग 3 लेक्चर आपके कवर कर दिए हैं। वहां पर हमने आपको ये बताया हुआ है कि विलेन क्या होता है, विलेन कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस करी थी, यानी 2.1 में डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए। न्यूमेरिकल यानी सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है V/V के फॉर्मेशन में, मोलरता के फॉर्मेशन में भी सीखा, मोललता के फॉर्मेशन में, मोल प्रभाज के फॉर्मेशन में। इन सब चीज़ों के न्यूमेरिकल हम आसानी से लगा चुके हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग भी इन पर प्रैक्टिस करेंगे और अपने न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकेंगे। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और विलेन में हम और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं टॉपिक का हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज से। सो आज हमारा पहला टॉपिक क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला टॉपिक। तो दोस्तों जैसा कि हमने टॉपिक पहले से लिख रखा है, टॉपिक हमारा क्या है? विलेयन के अणुसंख्य गुण। ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अणुसंख्य गुण क्या होते हैं और कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, इन सब की हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है? अणुसंख्य गुण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा, इंग्लिश में थोड़े बहुत नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। यूपी बोर्ड से हैं, अच्छी बात है। हिंदी मीडियम कर रहे हैं, उससे भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात तब होगी जब आप इंग्लिश वर्जन को भी दिमाग में रखेंगे, ताकि जब आप आगे जाएंगे बीएससी करने के लिए या एमएससी जब आप करेंगे तो वहां पर कई सारे इंग्लिश वर्ड्स का यूज होगा, तो आपको पता तो होगा। अगर आपसे कोई कह दे व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए क्योंकि आपने उसका इंग्लिश वर्जन सीखा ही नहीं है। जब इंग्लिश वर्जन नहीं सीखेंगे तो आपके लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े नाम इंग्लिश में ध्यान रखते रहेंगे। तो इन केस अगर इंग्लिश में पूछा भी गया तो हम उसको हिंदी में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? विलेयन। क्या लिखा हुआ है? विलेयन के वे भौतिक गुण, कैसे गुण? भौतिक गुण बोला है, रासायनिक गुण नहीं बोला है। जिस तरीके से 2 परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसी तरीके से 2 गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा है विलेयन के वे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई, यानी ऐसे भौतिक गुण जो किस पर डिपेंड करें या किस पर निर्भर करें? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब विलेय क्या होता है और विलायक क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है आपसे। और दूसरी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? दूसरी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, विलेयन में विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। यानी विलेयन में विलेय का अगर मोल प्रभाज आपको पता चल जाए तो आप अणुसंख्य गुण आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, भौतिक गुण। ये क्या होता है और कैसे हम निकालते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई पदार्थ नहीं बनता है या जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी वहां पर क्या होना चाहिए? केवल अवस्था में परिवर्तन हो लेकिन कोई नया पदार्थ ना बने। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे हम आपसे पूछें, जल है, जल को ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस में कन्वर्ट या बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्फ कैसी होती है? ठोस। ये अवस्था में परिवर्तन हुआ है, यही तो बोलेंगे। क्या पढ़ते हैं? पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था? ठोस, द्रव, गैस। अब जल को आप लिक्विड फॉर्मेशन में लीजिए, चाहे उसको सॉलिड फॉर्मेशन में लीजिए, चाहे उसको गैसियस फॉर्मेशन में लीजिए, उससे कोई नया पदार्थ नहीं बना है बल्कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो वो परिवर्तन कैसा कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? सर रसायन विज्ञान में इतनी सारी हम लोग रिएक्शंस पढ़ते ही हैं, वो सारी चीजें क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यानी कई तरीके के एलिमेंट को या कई तरीके के अभिकारक आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं? उत्पाद। जो उत्पाद बनता है वो क्या अभिकारक जैसा होता है? आप कहेंगे नहीं सर, वो एकदम नया होता है। यानी कई सारे अभिकारकों के मिलने से एक नया उत्पाद बन जाता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल और केवल
अवस्था में परिवर्तन हो, ना कि कोई नया पदार्थ बने, वो परिवर्तन कैसा कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सो क्या कह रहा है? भौतिक गुण होना चाहिए, यानी उसमें कैसा परिवर्तन होना चाहिए? भौतिक परिवर्तन। अगर भौतिक परिवर्तन होगा तो उसकी केवल अवस्था में परिवर्तन होगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। और अवस्था में परिवर्तन होगा कब? कब होगा? जब उसमें विलेय की कणों की संख्या पर वो निर्भर करेगा कि उसकी अवस्था कैसी होगी। ठीक है, विलेय की कणों की संख्या पर डिपेंड करेगा। और वो कैसे डिपेंड करेगा उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अणुसंख्य गुण होता क्या है। विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कोई विलायक में हम जितना विलेय डालेंगे और उसमें जितने कण विलेय के होंगे वही डिपेंड करेगा कि उसका भौतिक गुण होगा कैसा। ठीक है, अगर विलेय के कण क्या हैं, जैसे सपोज करते हैं गैस के कण कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, लिक्विड के कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। ठोस के कण कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। इसमें हम जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पर हम ठोस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। अब दोस्तों हम ये कैसे जानेंगे कि विलेय की कणों की संख्या पर कैसे निर्भर करेंगे? तो ये बताया गया कि अणुसंख्य गुण जो होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? आइए दोस्तों उनको लिखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? विलयन के अणुसंख्य गुण के प्रकार। तो दोस्तों जैसा कि हमने लिख लिया विलयन के अणुसंख्य गुण, या इसको हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन के गुण। विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। तनु का मतलब कैसा होता है? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करें तो तनु का मतलब होता है पतला। ठीक है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, सो विलयन कैसा होना चाहिए? या तो आप बोल दीजिए तनु विलयन का गुण है, या आप क्या बोल सकते हैं? विलयन के अणुसंख्य गुण हैं। अब वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के। कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं? या तो आप परासरण तथा परासरण दाब के फॉर्मेशन में निकाल सकते हैं, या आप वाष्प दाब का अवनमन के फॉर्मेशन में, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। जैसा कि हमने ये चारों पॉइंट जो लिखे हैं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन्हीं पॉइंट से कई सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और यहीं से कई बार थ्योरी के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन पॉइंट को कभी भी स्किप नहीं करना है। ये सारे पॉइंट्स को बहुत ही फोकस के साथ हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट हमारा दोस्तों क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। तो दोस्तों इसको हटाते हैं और पहला हेडिंग बना लेते हैं कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपने हेडिंग बना लिया है, हमने बताया था कि पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था? परासरण तथा परासरण दाब। सो हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा परासरण क्या होता है, फिर हमको ये पता करना पड़ेगा परासरण दाब क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार परासरण होता क्या है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है, परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ध्यान रखेंगे परासरण को ऑस्मोसिस बोला जाता है। परासरण होता क्या है पहले एक बार ये समझिए। दिया है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली या एसपीएम। अर्धपारगम्य झिल्ली को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या एसपीएम से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अभी तो नहीं समझ में आया होगा क्योंकि ये क्या कर दिया गया? नॉर्मल पढ़ दिया गया। अब इसको क्या करना है? समझना है। देखिए एक एक कीवर्ड अपने दिमाग में रखिए। किस प्रकार के अणुओं को आप कहेंगे? विलायक के अणुओं का। ठीक है, यानी ऐसे अणु जो कैसे हैं? जो किसके हैं? विलायक के होने चाहिए, बाकी किसी चीज के नहीं होने चाहिए। विलायक का मतलब क्या होगा? जो लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, सो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, यानी विलायक के अणु हमने एक साइड एक कंटेनर लिया, एक साइड में हमने क्या ले लिया? विलायक के अणु ले लिए, बीच में हमने क्या लगा दिया? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये बाद में अभी पता कर लेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है। तो हमने एक साइड में क्या लिया? विलायक के अणु ले लिए, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। कह रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर
तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यानी शुद्ध विलायक आप बोलिए या इसको आप क्या बोल सकते हैं? तनु विलयन भी बोल सकते हैं। जल कैसा होता है? जल क्या है? जल एक विलायक है और जल तनु है कि सांद्र है? तो आप यही तो कहेंगे सर जल जो होता है वो तनु होता है, यानी डाइल्यूट होता है। आप शुद्ध विलायक बोलिए या तनु विलयन बोलिए, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली से ये विलायक के अणु इधर जा सकते हैं लेकिन सांद्र विलयन से इधर नहीं आ सकते हैं। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। यानी शुद्ध विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, यानी अपने आप स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यानी क्या लेना है? शुद्ध विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यानी आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाइए, विलायक के अणु क्या करेंगे? वो अपने आप से किधर जाने लगेंगे? सांद्र विलयन की ओर जाने लगेंगे। और सांद्र विलयन के अणु इधर नहीं आ पाएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? वो हम जब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो विलायक के अणु सांद्र विलयन में जाएंगे। कब जाएंगे? जब अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होगी और अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली को कूदेंगे नहीं बल्कि उसके अंदर से होकर जाएंगे। उसी को ही, उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? परासरण या ऑस्मोसिस बोलते हैं। कहानी समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल क्या है, आप क्या करिए, घर में किशमिश सबके होगा, तो किशमिश को आप पानी में डालिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप किशमिश को पानी में रखा रहने दीजिए। अब किशमिश क्या होती है, जब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो किशमिश फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसमें कौन सी क्रिया होती है? परासरण की क्रिया होती है। परासरण था क्या? हमने बताया था अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु जो होते हैं वो कहां चले जाते हैं? सांद्र विलयन की ओर। यानी किशमिश के अंदर जो एक फॉर्म होती है वो कैसी होती है? कंसंट्रेट होती है या सांद्र होती है? जल कैसा होता है? तनु होता है। और जो किशमिश के ऊपर जो हल्का सा जो जिसको बोलते हैं, वो जो किशमिश के ऊपर जो एक उसका आवरण होता है वो कैसा होता है? वो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। अब क्या करेगा, जैसे ही आप उसको उसमें डालोगे तो कुछ समय बाद देखोगे तो जो जल के अणु हैं, यानी जो जल है वो किशमिश के अंदर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? प्रवेश करेगा। आप ऐसा तो नहीं करोगे किशमिश पकड़ोगे, अंदर जल भरोगे उसके तब फूलेगी, ऐसा नहीं होगा। वो अपने आप से जल के अणु क्या होते रहेंगे? किशमिश के अंदर प्रवेश करते रहेंगे, जिससे क्या होगा? किशमिश फूल जाएगी। और किशमिश के अंदर जो चीजें होती है या जो उसके अंदर जो पदार्थ होता है वो जल में वापस बाहर नहीं आ सकता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। या एक दूसरा भी एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। आपके घर में आलू होगा, सब लोग जानते हैं। आलू को क्या करना है? जैसे आपने एक आलू लिया, उसको बीच से आप क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। फिर उसमें आप कुछ ऐसा बनाइए, आप उसको एक चम्मच से उसमें क्या कर दीजिए? इस तरीके से छेद बना दीजिए, ठीक है। जब आप उसमें एक तरीके से एक होल टाइप का बना देंगे, फिर आपको करना कुछ नहीं है। इसमें एक पिन यहां पर लगाइए आलू के अंदर और एक पिन आलपिन यहां पर लगाइए, 2 आलपिन लगा दीजिए। अब फिर इस आलू को आप क्या करेंगे? एक पानी से भरे जार में आप इसको रख दीजिए। क्या कर देंगे? पानी से भरे जार में आप इसको रख देंगे। फिर आप देखेंगे कुछ समय के बाद पानी जो होगा, अब आलू के अंदर भी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम कर, आलू भी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो इसमें पहले तो आप इसमें अगर वाटर का लेवल थोड़ा सा पानी आप डाल भी देंगे तब भी ठीक है, नहीं डालेंगे तब भी कोई बात नहीं। अगर मान लिया हमने थोड़ा सा इसमें पानी भर दिया, ठीक है, अब ये क्या होगा? ये वाला जो पानी होगा यहां से वो धीरे धीरे आलू के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ करेगा। और आप कुछ समय बाद देखेंगे जो ये आपने आलपिन लगाई थी, यानी यहां तक आपने अगर पहले आलू में पानी भरा हुआ था, जो कुछ समय बाद देखेंगे तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा? क्योंकि पानी के अणुओं का प्रवेश कहां शुरू हो गया? अंदर की ओर शुरू हो गया। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परासरण की क्रिया बोलते हैं। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। किशमिश को पानी में डालने पर वो क्यों फूल जाती है, क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? सर उसमें परासरण की क्रिया होती है। और परासरण की क्रिया होती क्या है? वह क्रिया जिसमें विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह
क्या कहलाता है? परासरण की क्रिया कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको परासरण की क्रिया आसानी से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं कहां? परासरण दाब की ओर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं परासरण की क्रिया आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आपको करना क्या है, एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करनी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और अगला टॉपिक हमारा क्या है? परासरण दाब। ये तो कहानी हमने समझ ली कि परासरण होता कैसे है। अब परासरण दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये वर्ड्स आप दिमाग में रखेंगे तभी आपका आगे काम होगा, क्योंकि जब आप आगे पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां इंग्लिश ही चीजें मिलेगी, तो आपको वहां हिंदी नहीं मिलने वाला है। तो आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो दोस्तों लिखा हुआ है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन, यानी आपने किया क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक से विलयन को ही तो पृथक किया है। पृथक का मतलब होता है अलग करना, यानी यहां पर क्या लिया था आपने? विलायक लिया था। यहां क्या लिया था? विलयन लिया था। बीच में क्या लगा दिया था? अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया था। सबसे पहले आपने इस तरीके से इस चीज को पृथक किया। पृथक कब कर पाए या अलग कब कर पाए? जब आपने बीच में क्या लगाया? अर्धपारगम्य झिल्ली। और परासरण दाब से मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं पर दाब लगाया जाएगा। परासरण दाब एक्चुअल में कहता क्या है? ये कह रहा है कि हम परासरण की क्रिया को होने नहीं देंगे। वो कब नहीं होने देंगे? जब आप उसमें दाब लगाएंगे। और दाब हम लगाएंगे वो कहां लगाएंगे? तो दोस्तों देखते हैं, लिखा हुआ है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा सर हमको दाब लगाना कहां है? विलायक पर नहीं लगाना है, बल्कि कहां लगाना है? विलयन पर लगाना है। तो करना क्या है? परासरण की क्रिया कह रहा है परासरण दाब हम होने नहीं देंगे। अगर परासरण की क्रिया नहीं होगी तो कब नहीं होगी? जब अगर क्या हो रहा है? परासरण हो रहा है तो विलायक के अणु विलयन में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप विलयन पर क्या करिए? आप दाब लगाइए। विलयन पर आप क्या करेंगे? दाब लगाएंगे। जब विलयन पर दाब लगाएंगे तो परासरण की क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसे ही उस पर दाब लगेगा तो उसके अणु और पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाएंगे तो उनके अणुओं के बीच में जगह नहीं बचेगी। अगर जगह ही नहीं बची तो ये विलायक के अणु उसमें जाएंगे कहां? अब जैसे सपोज करते हैं कि कोई एक कमरा है, उस कमरे में अगर 20 लोग बैठ सकते हैं, तो हमने उसमें फिर भी हमने 25 लोग कैसे भी करके दबा दबा के सबको 25 लोगों को बिठा दिया। फिर आप सोचिए क्या उसमें से 10 लोगों को और हम बिठा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं बिठा सकते। क्यों? क्योंकि वहां अब जगह ही नहीं है, इसीलिए हम नहीं बिठा पाएंगे। क्यों नहीं बिठा पाए? क्योंकि हमने वहां पर दाब लगा के ऑलरेडी ही पहले ही कई लोगों को वहां पर बिठा दिया है। तो करना क्या है कि जब आप विलयन पर दाब लगाएंगे तो विलायक के अणु इधर नहीं जा पाएंगे। जब विलायक के अणु इधर नहीं जा पाए, इसका मतलब वहां पर कौन सी क्रिया नहीं हो पाई? परासरण की क्रिया वहां पर नहीं हो पाई। और इसी दाब को ही हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। परासरण क्या था? विलायक के अणुओं का विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब कब होगा? जब आप परासरण की क्रिया को नहीं होने देंगे। और ये कब नहीं होगा? जब आप विलयन पर दाब लगाएंगे तो विलायक के अणु विलयन की तरफ स्वतः प्रवाहित नहीं होंगे। और इसी दाब को ही हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। अब आते हैं कि परासरण दाब को हम कैसे मेजर करेंगे या कैसे मापा जाएगा कि हम किस विलयन पर कितना दाब लगाएं तो परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो उसको मेजर करने के लिए एक विधि हम आपको पढ़ाएंगे और उस विधि का नाम है बर्कले हार्टले विधि। कौन सी विधि है? बर्कले हार्टले विधि। वो विधि भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज और डिस्कस करते हैं जो दोनों जगह कॉमन है। क्या कॉमन निकल के आया? सर अर्धपारगम्य झिल्ली आपने यहां पर भी लिया था, अर्धपारगम्य झिल्ली यहां पर भी लिया था। ये आखिरकार अर्धपारगम्य झिल्ली है क्या? हमको ये भी तो पता करना पड़ेगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या चीज। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो विलय में जाने देती है, या हम क्या कह सकते हैं? विलायक के अणुओं को विलयन में जाने देती है, लेकिन विलयन के अणुओं को विलायक में
नहीं जाने देती है क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। यानी विलायक के अणु, आप कह सकते हैं विलायक के अणु विलेय में तो जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु विलायक में नहीं आ सकते। या आप क्या कह सकते हैं, विलायक के अणु विलयन में जा सकते हैं, लेकिन विलयन के अणु विलायक में नहीं आ सकते हैं। इसको हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेशन में आपको समझाया हुआ है। यानी विलायक के अणु विलयन में, विलेय में या विलयन में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु विलायक में नहीं आ सकते। इसकी डिटेल डेफिनेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, नोट्स में, वहां पर हमने डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि आखिरकार अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है। तो अभी आपको यहां समझना है और उसकी लैंग्वेज कहां से देखनी है, आपको नोट से लैंग्वेज उसको पढ़ लेना है। सो विलायक के अणु विलेय में जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु विलायक में नहीं आ सकते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब सर ये कितने प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे सर ये 2 प्रकार की होती है। एक झिल्ली वो होती है जो पूरी तरीके से अर्धपारगम्य होती है, यानी पूर्ण अर्धपारगम्य झिल्ली, और एक झिल्ली ऐसी होती है जो पूरी तरीके से अर्धपारगम्य नहीं है, लेकिन हाँ उसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कह सकते हैं। तो केवल और केवल एक झिल्ली ऐसी है जो पूरी तरीके से अर्धपारगम्य झिल्ली है। उस झिल्ली का नाम क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड। फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजी यौगिक। ये टॉपिक है, इस लेसन की भी हम बात करेंगे और वहां पर आपसे पूछेंगे कि इसका नाम क्या होगा। अभी हम इसका IUPAC नाम नहीं बताएंगे। जब हम उपसह संयोजी यौगिक की बात करेंगे तो वहां पर आप आसानी से इसका नाम निकाल सकते हैं। तो केवल और केवल एक ही झिल्ली ऐसी है जो पूरी तरीके से कैसी है? अर्धपारगम्य। वो कौन सी है? कॉपर फेरोसाइनाइड। और ऐसी कौन सी झिल्ली है जो अर्धपारगम्य पूरी तरीके से नहीं है लेकिन फिर भी अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं? सो दूसरी झिल्ली क्या है? सामान्य अर्धपारगम्य झिल्ली, जो पूरी तरीके से अर्धपारगम्य नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको अर्धपारगम्य झिल्लियां कह सकते हैं। कौन कौन सी है? उसको हम जंतु झिल्ली भी बोलते हैं, जंतु की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, अंडे में भी एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका यानी शेल, शेल में भी एक तरीके की झिल्ली पाई जाती है। अभी जैसे ही हम आपको आगे विधि पढ़ाएंगे वहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि कोशिका झिल्ली, कई बार ऐसा होता है कि कोशिका को क्या करते हैं, कोशिका यानी सामान्य कोशिका को हम जल में डालते हैं तो वो फूल जाती है, और NaCl के विलयन में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ये क्यों होता है? ठीक है, सो इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये झिल्लियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से अर्धपारगम्य नहीं होती हैं, बल्कि कॉपर फेरोसाइनाइड ऐसी झिल्ली है जो पूरी तरीके से अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको परासरण समझ में आया है, परासरण दाब भी समझ में आ गया और अर्धपारगम्य झिल्ली भी समझ में आ गया। जैसा कि हमने बताया था, परासरण दाब को मेजर करने के लिए या मापने के लिए हम एक विधि डिस्कस करेंगे, और वो विधि का नाम क्या है? बर्कले हार्टले विधि। उस विधि को हम कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए पहले हम एक फिगर बनाते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे कि बर्कले हार्टले विधि हम आखिरकार कैसे वर्क करती है। तो आइए दोस्तों बनाते हैं फिगर। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया था कि परासरण दाब को हम लोग बर्कले हार्टले विधि के द्वारा मेजर करेंगे, उसको कैसे मेजर किया जाएगा या कैसे मापा जाएगा इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बर्कले हार्टले विधि का फिगर बना हुआ है। तो बर्कले हार्टले विधि एक्चुअल में थी किसके लिए? वो थी परासरण के लिए, यानी परासरण की क्रिया को रोकना ही तो परासरण दाब कहलाता है। तो आप कहेंगे ये सर उसमें करते क्या थे? परासरण में होता था कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती थी, विलायक के अणु कहाँ चले जाते थे? विलयन की ओर। कैसे जाते थे? स्वतः। कैसे जाते थे? स्वतः। इस क्रिया को क्या कहते थे? परासरण कहते थे। फिर हमने कहा कि हम परासरण की क्रिया को नहीं होने देंगे। कब नहीं होगी वो? जब हम विलयन पर दाब लगाएंगे तो विलायक के अणु जो होंगे वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की तरफ नहीं जा पाएंगे। उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते थे, या उस दाब को हम लोग क्या कहते थे? परासरण दाब। अब हमको ये देखना है कि वो जो दाब लगाया गया है विलयन पर वो कितना लगाया जाएगा, या उस दाब को हम कैसे मापेंगे, उसको मापने के लिए बताई गई बर्कले हार्टले विधि। ये विधि क्या कहती है? सर इस विधि में सबसे पहले क्या ध्यान देंगे? इस विधि में कांच की एक सरंध्र नली होती है। कैसी नली होती है? कांच की एक सरंध्र नली। सरंध्र का मतलब होता है जिसमें छेद होते हैं, ठीक है, यानी एक चीज इधर से उधर जा सकती है। सिर्फ एक चीज इधर से उधर, जैसे वॉल होता है,
ठीक है, साइकिल सब लोग चलाते हैं, साइकिल में हवा भरने के लिए जब हवा भरते हैं तो उसमें एक वॉल लगाया जाता है ताकि बाहर से तो आप हवा ट्यूब में डाल सकते हो, लेकिन क्या अंदर की हवा बाहर बाहर आ सकती है? तो आप कहेंगे सर नहीं आ सकती है। ठीक है, उसी तरीके से ये कांच की नली होती है, यानी यहां से तो अंदर जा सकता, अंदर से तो ये आ सकता है लेकिन ये वाला अंदर नहीं जा सकता। सो इस तरीके की कांच की एक सरंध्र नली होती है। ठीक है, अच्छी बात है। ये जो हमने बड़ी सी ट्यूब बनाई हुई है इसे ही बोलते हैं कांच की एक सरंध्र नली। अब इस नली में हमने डॉटेड डॉटेड बनाया हुआ है, ये है क्या? ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी हम विधि जब लिखेंगे, हालांकि आप क्या करेंगे, नोट्स जैसे ही पढ़ेंगे आपको नोट्स में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वो नोट्स कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। आप कहेंगे सर ये हमको कई बार बताते हैं। ये इसलिए बताते हैं क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाना तो कोई बात नहीं है, लेकिन नोट्स को भी अवेलेबल कराना ये आपके लिए बहुत ही अलग चीज है। सो आपको नोट्स भी मिलेंगे। करना क्या है, कांच की एक सरंध्र नली होगी, इस नली में क्या लगा दिया? अर्धपारगम्य झिल्ली। और अभी हमने बताया था अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो किसकी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है, यानी Cu2 FeCN6 की लगा दी। ठीक है, अच्छी बात है। और इस नली में एक साइड में हमने क्या लगा दिया? थिसिल क्यूब लगा दिया, और एक साइड में क्या लगा दिया? केस नली लगा दिया। केश नली क्या होती है? केश का मतलब होता है बाल, बाल का मतलब, केश नली का मतलब ऐसी नली जो बाल के समान पतली होती है, बहुत पतली नली होती है। जब आप आगे जाएंगे तो जब बीएससी करने जाएंगे या इंटर में ही कई लोगों के यहाँ जहाँ प्रैक्टिकल होता होगा, सो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपको एक कैपिलरी मिलता है। इसको इंग्लिश में कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, सो इसे ही केश नली कहते हैं। सो केश नली लगा दिया, एक तरफ थिसिल कीप लगा दिया। अब इसमें हमने क्या किया? थिसिल कीप की सहायता से इसमें क्या भरा? नली के अंदर विलायक को भरा। किसको भरा? विलायक को भरा। और ये जो बड़ा सा स्टील का एक पात्र है इसमें हमने क्या भरा? विलयन भरा। क्या भरा? विलयन। और इस विलयन में ऊपर से एक हमने क्या लगा दिया? एक्सटर्नल प्रेशर या बाह्य दाब। और इस बाह्य दाब को नापेगा कौन? दाब गेज नापेगा। ठीक है, कब नापेगा ये भी देखेंगे। अब होता है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फिगर को कैसे बनाया गया और कैसे इसको व्यवस्थित किया गया। अब क्या करेंगे? अब होगा इसमें परासरण, क्योंकि परासरण होता है स्वतः, अपने आप होगा। जब स्वतः परासरण होगा तो जब परासरण होता क्या है? विलायक के अणु कहाँ जाने लगते हैं? विलयन में जाने लगते हैं। जब विलायक के अणु विलयन में जाएंगे तो ये जो केश नली में यहाँ तक आपका विलायक का लेवल दिखा रहा है कि यहाँ इतना विलायक भरा हुआ है। जैसे ही विलायक के अणु इसमें जाने लगेंगे, इसका मतलब यहां से विलायक कम होने लगेगा। जब यहां से विलायक कम होगा तो ये लेवल धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डाउन होने लगेगा या नीचे गिरने लगेगा। जैसे ही ये लेवल नीचे गिरेगा तो हमको ये पता चलने लगेगा कि इसमें परासरण की क्रिया होने लगी है और हमको इसी क्रिया को रोकना है। उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? विलयन पर क्या डालते हैं? दाब डालते हैं, क्योंकि परासरण दाब में हमने पढ़ा था परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर क्या लगाया जाता है? दाब लगाया जाता है। तो हमने क्या किया? विलयन पर दाब लगाना शुरू किया। और कितना दाब लगा रहे हैं ये नाप कौन रहा है? दाब गेज। और ये हम कब जान पाएंगे कि हमको कितना दाब लगाना है? तो जो ये लेवल विलायक का है ये लेवल नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर नीचे गिर रहा है इसका मतलब यहाँ पर परासरण की क्रिया हो रही है। और जब नीचे नहीं गिरेगा यानी जहां था वही है। और फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि वो लेवल बनाए रखने के लिए हमने इस पर कितना दाब डाला है। किस पर? विलयन पर। और उसी दाब को ही हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। जब आप नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल आपको समझना क्या है, पहले हार्टले विधि ये कहती है कि परासरण की क्रिया को आपको रोकना है। वो आप कब रोक पाएंगे? परासरण की क्रिया होने लगेगी तो इसका मतलब केश नली से जो होगा वो विलायक का लेवल नीचे गिरने लगेगा। और इस विलायक के लेवल को नीचे हमको नहीं गिरने देना है। और ये गिरने नीचे नहीं देना है तो इसका मतलब हमको विलयन पर क्या डालना पड़ेगा? विलयन पर ऊपर से दाब लगाना पड़ेगा। जब हम दाब लगाएंगे तो हम एक स्टेज ऐसी देखेंगे कि दाब लगाने के बाद जो विलायक का लेवल है वो नीचे गिरना बंद हो गया। जब वो विलायक का नीचे लेवल गिरना बंद हो गया तो हम देखेंगे कि हमने कितना दाब डाला हुआ है। ये कहाँ से हम देख पाएंगे? दाब गेज से देख पाएंगे। और इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? बर्कले हार्टले विधि कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बर्कले हार्टले विधि आसानी से समझ में आ गया होगा।
अब हम बढ़ते हैं, इसी से निकल के आएंगे दो विलयन, वहां पर भी हम परासरण दाब की बात करेंगे। एक आता है अति परासरी विलयन, एक होता है अल्प परासरी विलयन। अब ये क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम एक नोट की बात करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं बर्कले हार्टले विधि के बाद अति परासरी विलयन क्या होता है और अल्प परासरी विलयन क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया, बर्कले हार्टले विधि के बाद हमको पढ़ना क्या है, अति परासरी विलयन क्या होते हैं और अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो क्या बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अल्प परासरी को बोलते हैं हाइपोटोनिक। अब शॉर्ट लैंग्वेज में क्या समझेंगे, अति परासरी विलयन क्या होते हैं, कंडीशन क्या है, समान ताप, यानी टेम्परेचर समान होना चाहिए। किसमें समान होना चाहिए, दो विलयनों में समान होना चाहिए। यानी कोई दो विलयन ले लिए, उन दो विलयन में जिस विलयन का परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, वो क्या कहलाएगा, अति परासरी विलयन। अति का मतलब क्या होता है, अति कहते नहीं, आपने इस चीज की अति कर दी, अति का मतलब होता है अधिकता, ऐसा याद कर सकते हैं। यानी जिस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होगा उसी विलयन को हम क्या बोलेंगे, अति परासरी विलयन। जैसे हम आपसे कहें कि कोई विलयन ए है और कोई विलयन बी है, हमने बोल दिया टेम्परेचर इसका कितना है, टी टेम्परेचर, यानी समान ताप है, और हम आपसे पूछें ए का परासरण दाब क्या है, अधिक है, और बी का परासरण दाब कम है, तो आपसे पूछें कि इसमें कौन सा विलयन अति परासरी होगा, तो आप यही तो बताएंगे सर, जिसका परासरण दाब क्या होता है, अधिक होता है, वो विलयन कैसा होता है, अति परासरी विलयन होता है। और अल्प परासरी इसका उल्टा होता है, कंडीशन वही है, ताप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब क्या होता है, कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प परासरी विलयन बोलते हैं। यानी कोई कंटेनर है, इसमें दो विलयन हमने ले लिए, ठीक है, ये कोई कंटेनर था, इसमें हमने दो विलयन ले लिया, टेम्परेचर इसका कितना ले लिया, टी टेम्परेचर ले लिया। हमने कहा कि ए का परासरण दाब ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं परासरण। बेटा ये सब चीजें समझने वाली हैं, जितना अच्छा आप समझेंगे उतने ही अच्छे से आप इसको लिख पाएंगे, उतना ही अच्छा आप जितना मर्जी आए उतना एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। अगर समझ में नहीं आया, रटंती विद्या पर चलेंगे, यानी रट्टाफिकेशन, एकदम रटे रहो, राम जाता था, राम जाता था, राम जाता था, और बीच में भूल गए तो पता नहीं सर क्या था, बताया था श्याम जाता था, राम जाता था, मोहन कौन थे पता नहीं, हमको पता नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, रट्टाफिकेशन नहीं करना, समझना है। यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, समान, यानी इसके लिए भी टी टेम्परेचर हो और इसके लिए भी टी टेम्परेचर हो। दो विलयन ले लिए, हमने कहा ए का परासरण दाब क्या है, अधिक है, और बी का परासरण दाब क्या है, कम है। अधिक को हमने ऊपर वाले एरो से दिखा दिया और कम को नीचे वाले एरो से दिखा दिया। अब हमने पूछा इन दो विलयनों में कौन अति परासरी है और कौन अल्प परासरी है, तो आप यही कहेंगे जिसका परासरण दाब अधिक वो अति परासरी, और जिसका परासरण दाब कम वो क्या हो जाएगा, अल्प परासरी। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन आपके सामने और रख रहे हैं। हमने कहा अब इन दो विलयनों में हमको क्या कराना है, परासरण कराना है। क्या कराना है, परासरण। ठीक है सर, आपने कह दिया तो हम इसमें अब हम क्या कराएंगे, परासरण कराएंगे। और परासरण के लिए क्या चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली चाहिए, वो भी लगा दी हमने। अब परासरण हम आपसे पूछे किधर से किधर होगा, अति परासरी से अल्प परासरी की ओर होगा कि अल्प परासरी से अति परासरी की ओर होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो परासरण की क्रिया होती है वो कहां से कहां होती थी। परासरण की डेफिनेशन याद करिए, हमने क्या बताया था, विलायक से विलयन की ओर। और विलायक क्या होता था, तनु होता था। तनु होता था मतलब पतला होता था, ठीक है। इस तरीके से हमने पूछा कि परासरण की क्रिया हमको इसमें करानी है तो अति परासरी से अल्प में होगा कि अल्प से अति परासरी में होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, परासरण की क्रिया जो होती है वो हमेशा कहां से कहां होती है, कम से अधिक की ओर, कम से अधिक की ओर। यानी परासरण की क्रिया कहां से कहां होगी, जिसका परासरण दाब कम है वहां से किधर की ओर होगी, जिसका परासरण दाब अधिक है। और परासरण दाब जिसका कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्प परासरी। यानी अब इसमें जो परासरण की क्रिया होगी वो कहां से कहां होगी, अल्प परासरी से अति परासरी की ओर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको आसानी से समझ में आया होगा।
अति पराशरी विलयन क्या है? जिसका परासरण दाब अधिक होता है, अति पराशरी कहलाता है। अल्प पराशरी क्या है? जिसका परासरण दाब क्या होता है? कम होता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? आप कहेंगे अल्प पराशरी कहलाता है। अब हमने कहा इन दोनों में हमको क्या कराना है? परासरण। तो आप क्या करेंगे सर? कम से अधिक की ओर चलेंगे। जब आप कम से अधिक की ओर जाएंगे तो कम वाला क्या था? अल्प पराशरी था, यानी परासरण की क्रिया जो होगी वो अल्प पराशरी से अति पराशरी की ओर होती। अब हमेशा यही तो करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है। हमने कहा कि हमको सपोज करते हैं, ठीक है, एक चीज सपोज कर लेते हैं हम लोग। क्या सपोज करते हैं? हर इंसान जो भी होता है वो हमेशा ऊंचे उठना चाहता है। ऐसा तो नहीं कहेगा सर हम अब तो ऊंचे बहुत उठ गए, अब हमको क्या करना है? नीचे जाना है। ऐसा नहीं करते, हमेशा कहां से कहां जाएंगे? कम से अधिक की ओर जाते हैं। अगर हमारे पास जेब में आज की डेट में अगर 10 रुपए हैं तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हम इसको 1 लाख में कैसे बनाएंगे। अब ऐसा तो नहीं करते हैं 1 लाख रुपए है तो इसको हम 10 रुपए में कैसे बनाएंगे, ये नहीं करते। 10 को 1 लाख में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कम से अधिक की ओर। अगर कम से अधिक चल रहे हैं तो कहां से कहां चल रहे हैं? अल्प पराशरी से अति पराशरी की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट नोट की तरफ, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वैसे जो भी टॉपिक अभी हमने आपको डिस्कस किया हुआ है यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है? नोट्स को पढ़ना है, वीडियो को फिर से देखना है और इस तरीके से अपनी तैयारी को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों लिखते हैं अपना नोट, और नोट में कौन से ऐसे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना नोट। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपना इंपॉर्टेंट नोट बना लिया है, वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। जो परासरण की क्रिया होती है वो कहां से कहां होती है? कम से अधिक की ओर, यानी जिसका परासरण दाब कम होगा वहां से कहां होगी? जिसका परासरण दाब अधिक होगा। और जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? अति पराशरी विलयन। और जिसका परासरण दाब कम होता है उसको क्या कहते हैं? अल्प पराशरी विलयन। तो दोस्तों देखते हैं अपना नोट, और नोट में क्या लिखा हुआ है। पहला नोट है किसके लिए? लाल रुधिर कोशिका के लिए, यानी लाल रुधिर कोशिकाओं के लिए। कोशिका को क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। और ये किसके लिए है? दूसरा नोट वनस्पति कोशिका के लिए। ये नोट्स में आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन में, यानी नोट में हमने काफी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे क्या होगा। यहां पर हमको शॉर्ट में समझना है कि पहले हम समझ लेते हैं कि लाल रुधिर कोशिका में क्या होता है। जब हम ये समझ जाएंगे तो वनस्पति कोशिका को समझने के लिए हमें टाइम नहीं लगेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लाल रुधिर कोशिका में क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है, जल में रखने पर फूल जाती हैं। कौन फूल जाती है? लाल रुधिर कोशिका। यानी इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? लाल रुधिर कोशिका जल में रखने पर फूल जाती है, क्यों? क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि लाल रुधिर कोशिकाओं को जल में रखने पर वो फूल जाती हैं। अगर फूल गई तो इसका मतलब आपने क्या किया? ये सिंपल सा यहां पे बना लेते हैं। जैसे हमने जल ले लिया, ये ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया? लाल रुधिर कोशिका डाल दी, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहां पे एक कंटेनर में जल लिया, यहां पे लाल रुधिर कोशिका डाली। मान लिया छोटी सी कोशिका थी, कुछ समय बाद हमने देखा तो हमने क्या देखा? ये जो लाल रुधिर कोशिका थी वो फूल गई। अगर फूल गई तो बड़ी हो गई। कब बड़ी हुई? यानी जल कहां से कहां गया? बाहर से लाल रुधिर कोशिका के अंदर गया। तो अब हम आपसे पूछे इसमें परासरण दाब किसका कम था और किसका अधिक था? तो आप ये कहेंगे परासरण की क्रिया जो होती है वो कम से अधिक की ओर होती है। यानी यहां पर जल कहां से कहां गया? जल बाहर से अंदर की ओर गया। इसका मतलब जल का परासरण दाब कितना रहा होगा? तो आप यही तो कहेंगे सर जल का परासरण दाब क्या होगा? कम होगा। और लाल रुधिर कोशिका के अंदर जो पदार्थ है या जो विलयन है उसका परासरण दाब क्या होगा? अधिक होगा। सेम आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि जल का परासरण दाब क्या होता है? कम होता है, तथा कोशिका में उपस्थित विलयन का परासरण दाब क्या है? अधिक होता है। इसीलिए जल में रखने पर कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये किसके लिए कंडीशन थी? लाल रुधिर कोशिका के लिए थी। हर चीज के लिए कंडीशन अलग अलग होती है। यानी लाल रुधिर कोशिका को जब जल में डालते हैं,
या जैसे हम सिंपल सा आपसे पूछें किशमिश को जल में डालने पर वो क्यों फूल जाती है, वही एग्जांपल आ गया आखिरकार, किशमिश को जल में डालने पर वो क्यों फूल जाती है, तो आप कहेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा सर जल का परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, और किशमिश के अंदर जो पदार्थ होगा उसका परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, इसीलिए जल किशमिश के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन किशमिश के अंदर का पदार्थ बाहर नहीं आ पाया, इसलिए वो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। या दूसरी तरीके से अब हम पूछें आपसे कि अंगूर सबने खाया है, अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में आप डाल के देखिएगा तो अंगूर क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, यानी पिचक जाते हैं। वो क्यों पिचक जाते हैं, तो आप ये कहेंगे कि जब हम अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में डालेंगे तो वो पिचक रहे हैं, अगर पिचक रहे हैं तो अंगूर के अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर निकल के आ रहा है, और बाहर निकल के आ रहा है इसका मतलब जो अंगूर के अंदर के जो पदार्थ होगा उसका परासरण दाब कैसा होगा, आप कहेंगे सर उसका परासरण दाब कम होगा, और गाढ़े चीनी के घोल का परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, इसीलिए अंगूर क्या हो जाता है, पिचक जाता है। देखिए बेटा कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट पकड़े रहेंगे, एग्जाम्पल आपको कोई भी दे दे तो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे तो आंसर आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई चीज फूल रही है इसका मतलब बाहर वाले का परासरण दाब कम है और अंदर वाले का परासरण दाब अधिक है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, बाहर वाला अंदर प्रवेश कर जाता है और वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो फूलने का तो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि वही लाल रुधिर कोशिका है, अब उसको हमने किस में रखा, NaCl विलयन में। NaCl क्या होता है, नमक होता है, सबने पता है। NaCl को सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, यानी जब जल में रखा था तब तो वो फूल गई थी, लेकिन जब उसको NaCl में रखने पर क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है। अगर वो सिकुड़ गई तो उसमें किसका परासरण दाब कम होगा और किसका अधिक होगा, तो आप कहेंगे सर अगर लाल रुधिर कोशिका को हमने NaCl विलयन में रखा और वो सिकुड़ गई, अगर सिकुड़ गई इसका मतलब रुधिर कोशिका के अंदर जो पदार्थ होगा वो कहाँ आ गया होगा, NaCl में आ गया होगा। इसका मतलब जो रुधिर के अंदर, लाल रुधिर कोशिका के अंदर जो पदार्थ होगा उसका परासरण दाब क्या होगा, NaCl की अपेक्षा कम होगा, तभी तो कम से अधिक की ओर आई, और NaCl का परासरण दाब कितना रहा होगा, अधिक रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमें नहीं लगता इसको समझने में आपको देर लगेगी। अब किसके लिए हम बात कर लें, वनस्पति कोशिका के लिए। क्या है, वनस्पति कोशिका को जल में रखने पर फूल जाती है, सिंपल सी बात है, जो आंसर यहाँ है वही आंसर यहाँ रहेगा। जल में रखने पर फूल जाएगी, क्यों फूलेगी, क्योंकि जल का परासरण दाब क्या होता है, कम होता है, और वनस्पति कोशिका के अंदर जो पदार्थ होगा उसका परासरण दाब अधिक होगा, इसीलिए कम से अधिक की ओर आ गई। या आप इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अल्प परासरी विलयन से कहाँ आ गई, अति परासरी विलयन में आ गई, इसीलिए वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। और सिकुड़ने के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो NaCl विलयन में जब रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ेगी, क्योंकि NaCl का परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, और जो आपका वनस्पति कोशिका के अंदर जो पदार्थ होगा उसका परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, इसीलिए वो क्या हो जाती है, कम से अधिक की ओर आएगी, यानी वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और वनस्पति कोशिका के सिकुड़ने को ही हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत टिपिकल हिंदी नाम है, नाम क्या है, जीव द्रव्य कुंचन, यानी इसको इंग्लिश में प्लास्मोलिसिस बोलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने समझ लिया जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो आपसे लाल रुधिर कोशिका के रिस्पेक्ट में पूछेगा, या वनस्पति कोशिका के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है। किशमिश के लिए, अंगूर के लिए, अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में डालने पर वो सिकुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि अंगूर का जो अंदर पदार्थ होता है उसका परासरण दाब कम होता है और गाढ़े चीनी के घोल का परासरण दाब अधिक होता है, इसलिए अंदर वाला पदार्थ बाहर आ जाता है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया, परासरण डिस्कस किया, परासरण दाब डिस्कस किया, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है इसके बारे में हमने बात करी, फिर परासरण दाब को हम कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में हमने बात करी, बर्कले हार्टले विधि पढ़ी है, और फिर हमने अति परासरी और अल्प परासरी, उसके बाद में हमने एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।